हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर, है ना। डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रेसिस्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी डिवाइस में। कह लीजिए अगर ज़्यादा रेसिस्टेंस आप रखते हैं तो अधिक रेसिस्टेंस रहने की वजह से क्या हो जाएगा। अब देखो, रेसिस्टेंस कहाँ रहेगा, जनरली वाइंडिंग में ही रहेंगे ना। रेसिस्टेंस जो रहेंगे जनरली वाइंडिंग का ही रेसिस्टेंस होगा, है ना। तो वाइंडिंग का रेसिस्टेंस अगर सोचो कि ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि I² लॉस ज़्यादा हो जाएगा। और I² लॉस ज़्यादा माने कि लॉस ज़्यादा तो इफिशियंसी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब समझना, अगर I² लॉस भी अगर अधिक हो जाता है तो इंसुलेशन जो होता है उस पर भी तो इम्पैक्ट डालेगा। इंसुलेशन का मतलब कह लो कि वो जो लॉस होता है क्या होता है, डिसिपेट होने लगता है ना, हीट के फॉर्म में डिसिपेट होता है। अगर मान लो लॉस ज़्यादा होगा तो हीट भी बढ़ने लगेगा, और अगर हीट बढ़ता है तो आप क्या कह सकते हैं कि इंसुलेशन भी तो फेल्योर हो जाएगा। इंसुलेशन का रेसिस्टेंस घटने लगता है ना हीट बढ़ने से। तो अगर मान लो कि इंसुलेशन फेल्योर होता है तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं कि इंडक्शन मोटर का लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब उसका लाइफ जो है डिटोरिएट होने के कंडीशन, मतलब कह लो ऐसा कि धीरे धीरे उसका लाइफ जो होगा वो कम होने लगेगा ना। समझ रहे बात को। तो इसलिए रेसिस्टेंस जो होता है मेज़र किया जाता है एक तरह से कह लो। और दूसरा ये भी चीज़ आप कह सकते हो कि जो डिज़ाइन वैल्यू है रेसिस्टेंस का, जितना डिज़ाइन किया गया है इंडक्शन मोटर के मतलब इंडक्शन मोटर के वाइंडिंग के लिए जो रेसिस्टेंस को डिज़ाइन किया गया है उतना रेसिस्टेंस होना चाहिए उसका, थोड़ा बहुत टॉलरेंस छोड़ के, है ना। जितना टॉलरेंस, अब टॉलरेंस जो होता है BIS डिसाइड करता है। तो जो डिज़ाइंड डेटा, अब डिज़ाइन भी जो इंडक्शन मोटर करेगा तो वो तो BIS के डेटा को देखते हुए ही करेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि अपने कोई ना कोई एक बेस तो होना चाहिए डिज़ाइन करने के लिए। तो वही है, BIS के द्वारा जो डेटा दिया रहता है उस डेटा के हिसाब से क्या होता है कि इंडक्शन मोटर के या इंडक्शन मोटर का डिज़ाइन तैयार किया जाता है। अब उस डिज़ाइन में जितना रेसिस्टेंस है उतना ही रेसिस्टेंस इंडक्शन मोटर में जो बनाया गया है उसका होना चाहिए। अगर मान लिया जाए नहीं होता है तो फिर अल्टीमेटली हम क्या बोल रहे हैं कि रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा है ना, तो उसके वजह से तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि वो लाइफ जो है इंडक्शन मोटर का वो भी मतलब प्रभावित होगा, है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट को हर एक इक्विपमेंट में कह लो कि मेज़र किया ही जाता है। क्लियर यहाँ तक। अब देखो, जैसे ट्रांसफार्मर में मेज़र किए थे यहाँ पे भी वैसे ही मेज़र करेंगे डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट को। समझना इस चीज़ को कि यहाँ पे भी रेसिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को मेज़र करना पड़ेगा। अब लेगा सर क्यों, देखो इसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि मान लो कि कोई इंडक्शन मोटर है, अभी मान लो इस एरिया जिस मतलब पटना के लिए मान लो बनाया गया, यहाँ पे अभी की गर्मी, अब सोचो इसको जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करवाना होगा तो लग रहा है क्या जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर वही रहा होगा, हाँ। जितना टेम्परेचर अभी यहाँ पटना बिहार में है उतना ही टेम्परेचर जम्मू कश्मीर में रहेगा या लेह लद्दाख में रहेगा। तो उधर भी तो ट्रांसफार्मर लगा होगा ना। तो जो आप कह सकते हो कि रेसिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर का क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस भी क्या करता है, बढ़ता है। मतलब मेरा कहने का ये हुआ कि टेम्परेचर के साथ साथ रेसिस्टेंस भी क्या होगा, वेरी करेगा। प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस पे आपने रेसिस्टेंस टेस्ट को किया, अब वही टेम्परेचर बढ़ के हो गया अगर मान लो 35 डिग्री, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू भी तो चेंज कर जाएगा ना, हाँ। तो फिर आपने क्या मेज़र किया, पता ही नहीं चलेगा ना कि कितना रेसिस्टेंस है उस डिवाइस का। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि वही सेम एक जो रेसिस्टेंस होता है उसको एट 75 डिग्री सेल्सियस पे उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। फॉर्मूला आपको बताए थे हम लोग, अगर याद होगा आपको, तो R2/R1 = 234.5 + T2 अपॉन में 234.5 + T1, कुछ ऐसा फार्मूला बताया था। ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है ना बच्चा, ये देख लो। तो यहाँ इस फार्मूला से हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं या कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं कितने पे, एट 75 डिग्री सेल्सियस पे। अब जो है आप कहीं ले जाइए, कहीं से भी आप टेस्ट करेंगे, अगर उस फार्मूला पे तो एक बेस मिल गया कि नहीं, उसको फिर हम जिस टेम्परेचर पे निकालना होगा हम निकाल लेंगे। अच्छा इतने टेम्परेचर पे के लिए इतना या इतना, एक ही रेसिस्टेंस मेजरमेंट के बाद, एक बार मेज़र करने के बाद आप उसको कहीं भी यूज़ कर ले रहे हो, किसी भी टेम्परेचर पे आप फिर मेज़र करोगे तो पता चल जाएगा, सीधा सीधा हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे भी क्या किया जाता है, रेसिस्टेंस को एट 75 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक। अब देखो, ये भी मैंने आपको बोला था कि रेसिस्टेंस जो टेस्ट होगा वो कितने सारे मेथड से यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे आप कह लो कि व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड यूज़ कर सकते हो, केल्विन डबल ब्रिज मेथड यूज़ कर सकते हो, वोल्टमीटर एमीटर मेथड यूज़ कर सकते हो,
है ना। तो ये सारे मेथड्स भी यूज किए जाते हैं। आप सीधा सीधा ये भी बोलो कि सर मल्टीमीटर का यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट को मेजर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, रेसिस्टेंस टेस्ट मेजर कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ क्या, डीसी मल्टीमीटर, उसमें भी रेसिस्टेंस रहता है ना। तो इन सब का यूज करके हम लोग रेसिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे ये देखिए कि हम लोग एमीटर वोल्टमीटर मेथड यूज किए हैं किसके लिए, डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट के मेजर के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो इंडक्शन मोटर होता है वो दो टाइप के होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। एक केज इंडक्शन मोटर कह लीजिए और दूसरा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो केज इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है, जो रोटर होगा वो तो केज टाइप का बना रहता है, उसमें तो वाइंडिंग नहीं रहता है ना। लेकिन जब आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का बात करेंगे तो उसमें स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग दोनों होता है, ठीक ना। तो वहाँ पे आप दोनों मेजर कर सकते हैं, या इन केस ऑफ केज इंडक्शन मोटर में आप स्टेटर का वाइंडिंग रेसिस्टेंस में आप मेजर कर सकते हैं। देखिए, तो आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। तो जो स्टेटर होगा, रोटर होगा, उसमें जो वाइंडिंग होगी, चाहे आप डेल्टा स्टार में यूज़ कर रहे हो या स्टार स्टार में यूज़ कर रहे हो, स्टेटर या रोटर दोनों की बात कर रहा हूँ इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वोल्टेज और करंट के सहारे आप रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा मान लेते हैं स्टेटर है तो ये स्टेटर रहेगा, रोटर है तो रोटर रहेगा। अगर ये स्टेटर है तो यहाँ पे आप इसको बना सकते हो, इधर करके आप रोटर हो जाएगा कुछ ऐसा डेल्टा में, है ना। अरे ये भैया हो गया हमारा क्या, ये डेल्टा में बना लीजिए कुछ इस प्रकार से। तो दोनों साइड मेजर करना है। यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से हमने कनेक्शन किया, ये देखो ये तो डेल्टा में है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, रेसिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो यहाँ जो रेसिस्टेंस आएगा दो के बीच में आएगा। तो हम अगर एक सिंगल फेज का चाहेंगे तो उसको हम दो से डिवाइड कर देंगे, डीसी है इसलिए। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, डीसी सप्लाई को अप्लाई करेंगे। जब सप्लाई देंगे, ये वेरिएक कह लो, ये मतलब रियोस्टेट कह लो, है ना। ये क्या है, ये हो गया रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब होता है वेरिएबल रेसिस्टर, है ना। जितना रेसिस्टर का ज़रूरत होगा उस हिसाब से हम यहाँ पे रेसिस्टर का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एमीटर वोल्टमीटर सप्लाई देने के बाद इस जिसके क्रॉस करना है आप उसके क्रॉस लगा लीजिए। अगर इसके क्रॉस तो इसके क्रॉस, इसके क्रॉस तो इसके क्रॉस लगाइए, इसके क्रॉस तो इसके क्रॉस लगा लीजिए, जैसे लगाना है आप लगा लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वोल्टमीटर और एमीटर का रीडिंग नोट करेंगे। अब देखो वोल्टमीटर का रीडिंग और एमीटर का रीडिंग नोट करोगे तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा भैया, V/I। यही तो हमारा हो गया क्या, रेसिस्टेंस, नहीं वही तो रेसिस्टेंस हो गया, V/I, ये रेसिस्टेंस हो गया। तो ये तो रेसिस्टेंस आया किसके, इसके बीच में ना। लेकिन किसी एक सिंगल फेज का अगर चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय आप 2 कर दीजिए। जितना रेसिस्टेंस आपने मेजर किया उसमें 2 डिवाइड कर दीजिए, तो किसी एक फेज का रेसिस्टेंस आपको क्या होगा, मिल जाएगा। और उस रेसिस्टेंस को आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एट 75 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, ये तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि टेम्परेचर के साथ साथ रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का क्या होता है, वेरी करता है। तो आप जो ये रेसिस्टेंस मेजर करेंगे किस टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जो आप रहेगा उसी टेम्परेचर पे आप मेजर करेंगे ना। लेकिन आप तो ये जानते हैं कि हर एक जगह का टेम्परेचर अलग अलग होगा, और हर एक जगह का अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो माने कि जहाँ जहाँ अलग अलग टेम्परेचर है, जहाँ जहाँ रेसिस्टेंस टेस्ट करेंगे सबका जगह पे अलग अलग रेसिस्टेंस आएगा, है ना। तो हम किसी एक जगह पर रेसिस्टेंस टेस्ट कर लिए तो दूसरे जगह में भी हम अगर उसको ले जाते हैं तो वहाँ पे भी अगर हमको करना होगा तो सिर्फ टेम्परेचर पता रहेगा तो हम आराम से रेसिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो यही चीज़ होता है रेसिस्टेंस टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले तो हेडिंग आप बना लीजिएगा, मेजरमेंट ऑफ डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट। पहला देखिए द डीसी रेसिस्टेंस पर फेज, ध्यान दीजिएगा पर फेज की बात कर रहे हैं, ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग इन केस ऑफ अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, है ना। इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड बिकॉज इट्स वैल्यू शुड बी विद इन परमिजिबल लिमिट, है ना। रेसिस्टेंस जो है मेजर किया जाता है, खास करके ध्यान देना स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें स्टेटर और रोटर दोनों रहता है। हालांकि केज की बात करोगे तो स्टेटर में तो वाइंडिंग रहेगा एटलीस्ट फील्ड बनाने के लिए, और रोटर जो होता है वो ड्रम टाइप होता है, उसमें वाइंडिंग नहीं रहता है। किसमें, केज इंडक्शन मोटर में, है ना। तो यहाँ पे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ज़्यादातर यूज भी होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ही ऑलमोस्ट ज़्यादातर यूज होगा, हर जगह लगभग आपको यूज होगा। जनरली जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क हाई होगा वहाँ पे आप स्लिप रिंग का यूज कर सकते हो। तो इस केस में क्या होगा कि रेसिस्टेंस को हम मेजर करेंगे। भैया पर्पस क्या है, तो जो डिज़ाइन वैल्यू होगा उस डिज़ाइन वैल्यू के हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो BIS एक लिमिटेशन दे रखा है रेसिस्टेंस में, क्या वो परमिजिबल लिमिट के अंदर है या नहीं है।
अगर नहीं होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा या उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अगर है तब तो अच्छी बात है। इफ़ इट विल इंक्रीज द कॉपर लॉ, इफ इट विल इंक्रीज द कॉपर लॉस ऑफ द मशीन रिड्यूस्ड the efficiency and will increase the temperature rise causes insulation damage। देखो क्या बोल दिया, अगर मान लेते हैं कि ये रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो ये जो कॉपर लॉस होगा इसके अक्रॉस में, काहे कि कॉपर लॉस कहाँ होगा भैया, बाइंडिंग में ही तो होगा, आई स्क्वायर आर लॉस जिसको बोलते हो। तो अगर मान लीजिए कि रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आई स्क्वायर आर लॉस भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, माने कि कॉपर लॉस ज़्यादा होगा। तो लॉस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इफिशियंसी क्या होगा, घट जाएगा। तो वही कह रहा है कि कॉपर लॉस ऑफ द मशीन रिड्यूस द, यहाँ रिड्यूसेस कर लीजिए, रिड्यूसेस द इफिशियंसी एंड विल इंक्रीज द टेम्परेचर राइज काउजेज इंसुलेशन डैमेज। अब लॉसेस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हीटिंग भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और हीटिंग अगर ज़्यादा होता है तो इंसुलेशन हमारा क्या होगा, डैमेज, इंसुलेशन डैमेज होगा। क्यों भैया, टेम्परेचर राइज होगा, हीटिंग की वजह से टेम्परेचर राइज, और टेम्परेचर अगर अधिक बढ़ेगा तो इंसुलेशन का रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि जो इंसुलेशन होता है उसका निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, अर्थात कहने का ये मतलब हुआ कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस जो होगा क्या होगा, वो घटेगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, इंसुलेशन डैमेज हुआ, अल्टीमेटली आप क्या सकते हो कि जो मोटर का लाइफ है वो क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया। यहाँ पे देखिए अल्टीमेटली इफेक्ट दी लाइफ ऑफ मोटर, अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि मोटर के लाइफ को क्या करेगा, ये प्रभावित करेगा, या फिर आप कह सकते हैं उस पर इफेक्ट डालेगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, रेसिस्टेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर एमीटर मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज और केल्विन डबल ब्रिज मेथड। यहाँ पे क्या हो गया, रेसिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं किसके सहारे, एमीटर या वोल्ट मीटर के मेथड से, या फिर आप कह सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के सहारे, या केल्विन डबल ब्रिज मेथड से भी हम लोग रेसिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। द वाइंडिंग टर्मिनल ऑफ द मोटर इज कनेक्टेड एज सोन। देख लीजिए आपका ये डायग्राम है, इस डायग्राम में जैसा बनाया हुआ उस प्रकार से आपको क्या करना है, कनेक्शन को बनाना है, बनाना। क्लियर, इसी प्रकार से सेम कनेक्शन बनाना, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा भैया, सबका टर्मिनल निकला हुआ रहता है। आगे देखिए, लो वोल्टेज डीसी सप्लाई, वोल्टेज इज अप्लाइड टू द वाइंडिंग। यहाँ पे डीसी सप्लाई दे रहे हैं, वो भी लो वोल्टेज दे रहे हैं, ताकि क्या हो कि करंट एटलीस्ट थोड़ा सा फ्लो कर पाए, जिसके वजह से वोल्टेज और करंट का मेजरमेंट हो पाए। तो लो वोल्टेज डीसी सप्लाई, अब ऐसा नहीं कि 1 वोल्ट देंगे 2 वोल्ट देंगे, 1 वोल्ट 2 वोल्ट नहीं देना है, थोड़ा बढ़ के ही देना है ना। तो लो वोल्टेज डीसी सप्लाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू द वाइंडिंग एंड वोल्टेज एंड करंट इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी हम करेंगे तो किस पे करेंगे, रूम टेम्परेचर पे ही करेंगे। तो अर्थात आप ये कह लीजिए कि रूम टेम्परेचर भी आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, है ना। रूम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ताकि आप जो है उसी रेसिस्टेंस के वैल्यू को आप एट 75 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट कर सकें। रेसिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, रेसिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर इज V/I, यही हो गया हमारा। अब V/I हमारा क्या होता है भैया, यही तो रेसिस्टेंस होता है। V/I क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। तो जो आपका ये वोल्ट मीटर का रीडिंग आएगा और जो ये एमीटर का रीडिंग आएगा, दोनों के रीडिंग को आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद जब आप वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे तो वही क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो पहले आप इसको लिखिए, आगे लिख लीजिए, दिस वैल्यू इज कंबाइंड वैल्यू ऑफ 2 वाइंडिंग। ये जो वैल्यू आ रहा था आपका V/I, जिसको आप बोल रहे थे कि R इक्वल टू क्या आया था, V/I। ये तो देखो आप क्या कर रहे थे, ऐसे करके वैल्यू, इसका मतलब ये वैल्यू निकल रहा था। तो ये तो कंबाइंड वैल्यू, चूँकि ये सब क्लोज है ना, है ना, ये सब क्या है, क्लोज है, तो ये क्या कंबाइंड वैल्यू आ रहा था। तो अगर पर फेज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये R/2 कर देंगे, माने कि एक फेज का निकल जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस वैल्यू इज द कंबाइंड वैल्यू ऑफ 2 वाइंडिंग इन सीरीज, हैंस रेसिस्टेंस पर फेज इज इक्वल टू R, मतलब R, यहाँ पे RPH लिख दिया है, माने कि रेसिस्टेंस यहाँ पे पर फेज ऐसे लिख लीजिए, रेसिस्टेंस पर फेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RDC/2, टोटल R/2, माने कि जितना रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा उस वैल्यू को आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो वही वैल्यू आपका एक फेज का, सिंगल फेज का हो जाएगा। अब उसके आगे क्या करना है, उस रेसिस्टेंस को आपको क्या करना है, 75 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करना है। सो एट वर्किंग टेम्परेचर रेसिस्टेंस इज कैलकुलेटेड R2 इक्वल टू R1 234.5 प्लस T2 234.5 प्लस T1। ये ऑलरेडी मैंने आपको ये सब फार्मूला बताया हुआ है।
ये हो गया। अब इस वैल्यू को आप क्या करो, मेज़र कर लो, इस वैल्यू को आप क्या करो, मेज़र कर लो। कितने पे भैया, तो ये 75 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रख देना, ये नॉर्मल टेम्परेचर होगा, और R1 तो आप मेज़र करके निकाले हो। तो ये हमारा ये जो रेसिस्टेंस का वैल्यू कितने पे आ जाएगा, 75 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। समझे मेरी बात को। तो इस चीज़ को आपको लिखना है। यही चीज़ आपको मैंने ट्रांसफार्मर के केस में भी बताया होगा, तो होप सो आप इसको लिख सकते हो खुद से भी। क्लियर है यहाँ तक। देखिए अब हम लोग देखते हैं इंसुलेशन रेसिस्टेंस। ऑलरेडी इसके बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हो कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस क्या होता है और कैसे करते हैं इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट। देखिए इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट जो है हम लोग मेगर के सहारे करते हैं। हम लोग वैसा मेगर लेते हैं जो कि एटलीस्ट मिनिमम कह सकते हैं कि 500 वोल्ट तक जनरेट कर सके, 500 वोल्ट डीसी जनरेट कर सके।
ऐसे भी जितना भी एनालॉग होगा वो लगभग 500 से 600 वोल्ट डीसी जनरेट करता है जब आप उसके परमानेंट मैग्नेट जो पीएमडीसी होता है डीसी जनरेटर को आप रोटेट करते हैं उसमें, मतलब जो हैंडल बना होता है उस हैंडल को जैसे आप रोटेट करोगे तो वो लगभग 500 से 600 वोल्ट तक जनरेट करता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बिटवीन फेज कह लो, जैसे आर वाई, वाई बी, बी आर, ये जो है फेज में आप कैलकुलेट कर लो, या आप ऐसा कह लो फेज टू फ्रेम जो योक बना हुआ है उसके बीच में आप देख लीजिए, या आप ऐसा कह लीजिए कि जो फ्रेम है अर्थ है उसके बीच में आप देख लीजिए। तो जहाँ पे आपको इंसुलेशन रेसिस्टेंस चेक करना है आप उसके बीच में कह लीजिए, या उस दो टर्मिनल के बीच में हम लोग मेगर के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे, है ना। और मेगर के टर्मिनल को कनेक्ट करके हम लोग जो पीएमडीसी होता है मेगर में उसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। और जब आप रोटेट करोगे तो वहाँ पे जो मेगर होता है उस पर बना होता है क्या चीज़, स्केल बना होगा, है ना। इस टाइप का स्केल रहेगा, बना होगा इस टाइप का। अब ये स्केल या तो इधर ऐसे मूव करेगा, तो अगर इधर मतलब 0 और इन्फिनिटी 2 रहता है तो वो आप कर लीजिए, या डिजिटल का यूज़ कीजिएगा तो आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगा। एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा आपको डिजिटल का अगर यूज़ करेंगे तो कितना है। हालांकि इसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यू आपको शो करता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं शो करेगा, वैल्यू शो करेगा आपको कि कितना जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस है जिसके बीच में कि आप मेज़र कर रहे हो। और ये ध्यान में रखिएगा कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस जो होता है कभी भी 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली आपको 1 मेगा ओम बोल रहा हूँ भैया, ओम नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। 1 ओम बोलोगे तो अर्थ रेसिस्टेंस हो जाएगा, ध्यान रखना। दोनों ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, अर्थ रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए मेनली, तो 1 ओम से कम होना चाहिए। और ये आप कह सकते हो कि जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस है वो 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, माने कि 10 पे पावर -6 बोल रहा हूँ मैं, है ना, 10 पे पावर 6 माइनस नहीं, 10 टू द पावर 6 ओम की बात कर रहे हो। इससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए इंसुलेशन रेसिस्टेंस। क्लियर है? तो सेम चीज़ है, जैसा ट्रांसफार्मर के केस में आप इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट किए हो वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो ध्यान दीजिए, इंसुलेशन रेसिस्टेंस IR का मतलब हो गया इंसुलेशन रेसिस्टेंस। तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज मेजर्ड बिटवीन फेज वाइंडिंग, या तो आप 2 फेज के बीच में मेजर कर लीजिए, दैट इज फेज से R एंड Y एंड B एंड R इन सीक्वेंस। कोई दिक्कत नहीं, जिसके बीच में आपको मेज़र करना है आप उसके बीच में मेगर को या मेगर के दोनों टर्मिनल को आप कनेक्ट कर दो। एंड बिटवीन फेज एंड वाइंडिंग एंड अर्थ और फ्रेम, या तो फेज वाइंडिंग और अर्थ के बीच में कर लीजिए, फेज वाइंडिंग और फ्रेम के बीच में कर लीजिए, अर्थ और फ्रेम के बीच में कर लीजिए। जहाँ पे आपको इंसुलेशन चेक करना है वहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों मेगर के टर्मिनल को उसके बीच में कनेक्ट कर देंगे। If insulation resistance is low, it indicates damage to the insulation and moisture absorbed by insulation। अगर मान लीजिए कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस कम आ रहा है वैल्यू आपका, तो इसका मतलब क्या होता है कि कहीं न कहीं इंसुलेशन डैमेज होगा, कहीं शॉर्ट कर रहा होगा, तब तो उसका रेसिस्टेंस कम आ रहा है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है उसका जो इंसुलेशन है उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब, मतलब मॉइस्चर आ गया होगा, या वह इंसुलेशन जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया होगा। या समझ रहे बात को, अगर मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लेगा तब भी इंसुलेशन रेसिस्टेंस वगैरह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही हो सकता है, अगर कम आएगा तो उसका इंसुलेशन माइट भी हो सकता है कहीं डैमेज हो चुका है या फिर मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब कर लिया, इस वजह से वो क्या आता है, कम आता है। तो उसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा भैया। द इंसुलेशन रेसिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ए मेगर डेवलपिंग नॉट लेस देन 500 वोल्ट DC, है ना। 500 वोल्ट DC से कम जनरेट नहीं होना चाहिए। वहाँ पे 500 वोल्ट होता है यार, जब आप मेगर लोगे ना, ऐसे आपको पता होगा कि जब आप डिजिटल मेगर यूज़ करोगे ना तो उसमें 2500 वोल्ट DC तक जनरेट हो जाता है। उसमें 2500 वोल्ट आप देख लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं मैंने डेटा लिखवाया है आपको कि 2500 वोल्ट DC जो है लगभग, और डिजिटल मेगर आप यूज़ करिएगा तो वहाँ तक आपको वोल्ट मिल जाएगा। इन केस ऑफ हाई वोल्टेज में जब आपको मेगर इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर करना होगा तब। ऐसे जनरली एनालॉग से काम चल जाता है। एनालॉग जो है 500 से 600 वोल्ट तक में जनरेट करता है और इसके सहारे आप मेज़र कर सकते हो। सो 2 टर्मिनल ऑफ द मेगर, 2 टर्मिनल मेगर के दोनों टर्मिनल को क्या करना है, आर कनेक्टेड टू 2 एंड्स, 2 एंड के बीच में क्या करना है, कनेक्ट कर देना। अब ये 2 एंड कौन सा होगा, R एंड Y एंड B एंड R etc। मतलब कि कोई भी एक फेज ले लीजिए, R या फ्रेम, B फ्रेम, Y फ्रेम, या अर्थ के बीच में करना है तो अर्थ के बीच में, मतलब जहाँ भी आपको इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट मेजर करना होगा उसके बीच में आप क्या करो, उसको कनेक्ट कर दो। Handle of the measure is moved at a constant speed. The value of insulation resistance is measured.
आपके जो मैगर है, मैगर में हैंडल जो बना रहेगा, उस हैंडल को आपको क्या करना है, रोटेट करना है एट कांस्टेंट स्पीड में। आपको मैंने बताया ऑलरेडी, जब आप फुल में रोटेट करोगे ना तो ऑलरेडी वो कांस्टेंट स्पीड पे पहुंच जाता है, अगर एनालॉग मैगर है तब। लेकिन अगर आप बोलिए कि वह डिजिटल मैगर है तो फिर उसमें आपको हैंडल रोटेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें ऑलरेडी बैटरी लगा रहता है, आप उसको चार्ज करिए, उतना वोल्टेज आपको मिल जाएगा। और फिर आप क्या करिए, जब आप यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करते हैं हैंडल को, फिर आप ये कह लीजिए कि जो भी इंसुलेशन रेसिस्टेंस आएगा उसको आप क्या करिए, मेज़र कर लीजिए, वही वैल्यू हो जाएगा आपका। सो द वैल्यू ऑफ इंसुलेशन रेसिस्टेंस इज मेजर्ड, उसको मेजर कर लीजिए। आप कह रहा है द वैल्यू ऑफ इंसुलेशन रेसिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन 1 मेगा ओम, ये ध्यान रखिएगा इसको। अब आपने इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर कर लिया तो आप कहिएगा ना कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर तो कर लिया, अब ये अच्छा है कि ख़राब है कैसे पता चलेगा, है ना। तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस का अगर वैल्यू कम आता है तो इसका मतलब वो कि सही नहीं है, उस इंसुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, अर्थात कह सकते हैं कहीं डैमेज होगा या फिर मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया होगा, है ना। अगर अधिक है तब तो अच्छा बात है वो। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बेस दे दिया गया, कह लीजिए क्राइटेरिया है कि अगर 1 मेगा ओम से अगर इंसुलेशन रेसिस्टेंस कम है तो आप उसको रेक्टिफाई कीजिए, मतलब कि सही कीजिए। अगर कह लीजिए कि 1 मेगा ओम से ऊपर है तो फिर आप उसको क्या कीजिए, माने कि वो सही है, 1 मेगा ओम के ऊपर अच्छा कहलाता है कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस अच्छा है। क्लियर है। चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आऊगा, होप सो। ये भी आपको पता चला इंसुलेशन रेसिस्टेंस जो होगा 3 फेज के केस में कैसे मेजर करेंगे। देखो है तो कुछ नहीं, रिपीट ही हो रहा है ना ऑलरेडी, इसलिए मैंने बोला था कि आप थोड़ा सा अगर कॉपरेट करोगे या खुद से एक बार लिखोगे ना तो आपके लिए भी बेहतर होगा, आपके लिए ही बेहतर होगा भी क्या, मतलब आपके लिए ही बेहतर होगा कि आप खुद से लिख सकते हो उस चीज़ को। क्लियर है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए।